नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी। बिहारी महासभा का सरस्वती पूजा उत्सव 26 जनवरी को देहरादून में पूजन का उत्सव होगा। सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगी। विधानसभा अध्यक्ष इसमें शामिल। प्रदेश में पूर्वांचल का सबसे बड़ा संगठन है बिहारी महासभा। 180 सी बाल योगी महाराज के प्रांगण में आयोजन किया जाएगा। बिहारी महासभा के अध्यक्ष ने इस बात की खुद जानकारी दी है। सरस्वती पूजा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से। बिहारी महासभा का सरस्वती पूजन का आयोजन 26 जनवरी को देहरादून में इसका आयोजन किया जाएगा। 180 सी बाल योगी में इसका आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सरस्वती पूजा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहारी महासभा का सरस्वती पूजन उत्सव 26 जनवरी को देहरादून में पूजन उत्सव का आयोजन होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिहारी महासभा के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। पूजन उत्सव को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। 26 जनवरी को इस उत्सव का आयोजन होगा। 180 सी बाल योगी महाराज के आंगन में इसका आयोजन होना है। बिहारी महासभा के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही कहा कि इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। बिहारी महासभा का सरस्वती पूजन उत्सव और 26 जनवरी को पूजन उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 26 जनवरी को इस उत्सव का आयोजन होना है। बिहारी महासभा का सरस्वती पूजन उत्सव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। 26 जनवरी के दिन बिहारी महासभा सरस्वती पूजन का कार्यक्रम कर रहा है। इस सरस्वती पूजन कार्यक्रम में प्रदेश के सभी लोगों का आमंत्रण है एवं हमारे तरफ से, पूरे कमेटी की तरफ से, बिहारी महासभा की कमेटी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं हैं। साथ में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। पूरे गणतंत्र दिवस के लिए शुभकामनाएं बिहारी महासभा की तरफ से हम लोग पूरी कमेटी की तरफ से प्रेषित करते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 15 दिवसीय आयुष शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड आयुष का केंद्र रहा। आयुष, योग और आयुर्वेद का संदेश देश और दुनिया को उत्तराखंड से गया है। और साथ ही कहा कि आयुष, योग और आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, अपर सचिव विजय जोगदंडे आदि उपस्थित रहे। तो विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र ने द्वितीय बाल युवा समागम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसको सीएम धामी ने वर्चुअली हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिरुचि के विकास के लिए यूसर्ग के प्रयासों की सराहा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूसर्ग राज्य के छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में एक उत्कृष्ट मंच प्रदान कर रहा है, जिससे राज्य के छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। साथ ही कहा कि निश्चित रूप से ये प्रयास राज्य सरकार के आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूर्ण करने में भी सहायक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट स्थित शहीद दुर्गामल पार्क में आजाद हिंद फौज के शहीद मेजर दुर्गामल की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के समय शहीद दुर्गामल के नाम पर डाक टिकट जारी किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद दुर्गामल के नाम पर डाक टिकट जारी किया जाना सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद दुर्गामल द्वारा देश की आजादी के लिए दिया गया महत्वपूर्ण योगदान हमारी स्मृति में हमेशा रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे ऐसे महान नायकों के बारे में जान सके, इसके लिए
आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसे महानायकों की याद में देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत की आजादी के लिए हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे अमर सेनानियों का बलिदान हमें सदैव प्रेरणा देने का कार्य करेगी। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ में आई आपदा के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जोशीमठ को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जोशीमठ में रहने वाले लोगों ने अपने घरों में सेफ्टी टैंक बनाए थे, लेकिन उसके लिए कोई भी ड्रेनेज सिस्टम उनके नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से पानी अपना जगह लेता था और यहां से बाहर निकलता था। वहां इस तरीके की स्थितियां बनती है। साथ ही सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ओली में विंटर स्किन की भी कराई जाए और जिसकी तैयारी भी की जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा का कहना है कि पर्यटन मंत्री प्रदेश जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि पूरा जोशीमठ इस समय आपदा से ग्रस्त है। इसका पूरा असर चारधाम यात्रा और अन्य कारोबार पर देखने को मिलेगा। सड़कों में दरार आई है और थोड़ा सा लैंड स्लाइडिंग हुई है, लैंड हैज बीन संक, तो उसको देखते हुए उसमें उसकी मरम्मत की जाएगी। और निश्चित रूप में मैं जब जोशीमठ गया था तो मैंने देखा था कि लोगों ने अपने घरों के नीचे सेप्टी टैंक्स बना दिए हैं और उसके अंदर कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जब कोई सोते फूटते हैं या कोई जिस प्रकार का प्रेशर पड़ता है तो उससे पानी जो है मट्टी को लेकर के निकलता है और वहां पर काफी कैविटी हो जाती है। उसी कैविटी के जरिए थोड़ा सा जोशीमठ जो है वो धंसा है और लोगों ने वहां की जो भविष्यवाणी थी उसको भी जोड़ते हुए ये कह दिया कि ये सीधे पाताल लोक में चले गया है। देखिए, जिस तरह का भाजपा नेताओं का हमेशा डिनायल मोड में रहने का जो रवैया है कि वो बीमारी को बीमारी नहीं समझते, उसको एड्रेस करना तो दूर की बात है। आज जोशीमठ भू धसाव मामला जिसने पूरे राष्ट्रीय पटल पर जो चर्चा का इशू बना हुआ है और इतनी बड़ी उसकी व्यापकता है, उसको सतपाल महाराज कह रहे हैं कि विपक्ष बड़ा तूल दे रहा है या उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सतपाल महाराज को पुनरावलोकन करने की जरूरत है। चारधाम यात्रा पर निश्चित रूप से तो देश भर में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब प्रदेश में हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी शुरू कर गई है। अल्मोड़ा में आज कांग्रेस पार्टी ने बैठक आयोजित की, जिसमें हवलबाग विकासखंड के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान आगामी हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि यह यात्रा शहरी ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक बूथ तक जाएगी। पूरे राष्ट्र में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक आहूत की गई है और उसी के परिप्रेक्ष्य में जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा नहीं पहुंच पा रही है, तो उसी के लिए पूरी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हाथ से हाथ जोड़ो करके एक यात्रा प्रारंभ की गई है और उसी के तहत इस अल्मोड़े में 26 तारीख से ये प्रत्येक गांव में ये यात्रा जाएगी और शहर क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में घूमेगी। तो इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आज ये ब्लॉक हमारे हॉलबाग की बैठक आउट की गई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसके लिए यहाँ पर बैठक गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह पर लगातार देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका नजर बनाए हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां चल रही है। परेड की भी तैयारियां लगातार जारी है। हमारे इन्विटेशन भी फाइनल हो चुके हैं। हमने ई इन्विटेशन की भी इस बार व्यवस्था की है, जिसके द्वारा लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही साथ हमने परेड देखने के लिए पोर्टल भी ओपन किया है, जिसमें लोग लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। होना है तो परेड ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं और परेड की प्रैक्टिस भी रेगुलरली चल रही है और हमने इनविटेशंस जो हमारे जाते हैं वो फाइनल हो गए हैं और ई इनविटेशन के द्वारा भी लोगों को बुलाया जो हमारे देखने आएंगे उनको बुलाया जा रहा है। एक पोर्टल भी ओपन किया है कि लोग जो आना चाह रहे हैं वो उस पर रजिस्टर कर लें और तैयारियां चल रही हैं।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में एसआईटी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस ने पेपर सॉल्व कराने में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें, पुलिस की जांच में पेपर लीक कांड का दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया। रिमांड के दौरान आरोपियों ने जानकारी दी कि परीक्षा से 2 दिन पहले दिल्ली में भी एक सेंटर बनाया गया था, जिसमें उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को पेपर सॉल्व कराया था। वहीं एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले में 8 लोग पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 7 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाई गई है। पकड़े गए 2 अभियुक्त राज्यपाल और संजीव दुबे की पुलिस ने 4 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया गया था। 4 दिन की पीसीआर में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ियां मिली हैं, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले केस में जो है अन्य लोग भी इसमें जो आए हैं प्रकाश, उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। अभी वर्तमान में 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किए गए। एक इसमें सौरभ है और दीपक है, जो रिजॉर्ट में वहां पर इनके रिजॉर्ट में ही लगते हैं, जो मदद कर रहा था अभ्यर्थियों की और जो वहां पर रिजॉर्ट में प्रश्न पत्रों को छात्रों को पढ़ा रहा था। तो उनकी 2 लोग की अन्य और गिरफ्तारी हुई। टोटल कुल 10 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए हैं। जोशीमठ इस वक्त पूरी तरह से भूधसाव की जद में है। जहां देखो बस दरारें दिखाई देती है। बता दें कि जोशीमठ के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास एक परिवार का आशियाना इस कदर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकता है। बताते चले कि इस आशियाने में करीबन 12 कमरे मौजूद हैं, जो कि खतरे की जद में हैं। जो कमरे कभी भी पल भर में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिसको लेकर के यहां के पीड़ित परिवारों ने अपना पूरा आशियाना को खाली कर दिया है और सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी करती। वहीं पीड़ित परिवार अपने आशियाने को देखकर काफी भावुक भी हो रहे हैं। हम इतने परेशान हैं, मतलब मैं लगभग 3 तारीख से गुहार लगा रही हूँ कि कुछ मदद करो सरकार के आगे। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि हम नापी नतने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा घर हमारा नीचे से फाउंडेशन हिल चुकी है, किस दिन हमारा छत हमारे सर पे आ जाए। लेकिन कुछ नहीं, होटल में हमें शिफ्ट तो जरूर किया है, लेकिन खाली एक कमरा है हमारे पास में, 1-2 पहनने के कपड़े हैं। घर तो आना पड़ेगा ना, जो सारा सामान हमारा घर पे है। किस किस तरीके से तिनका करके जोड़ा हमने अपना, तब जाके कहीं जाके अपना आशियाना बनाया। बैंक से लोन लिया है, वो कहाँ से तो हम कर्ज देंगे, कहाँ से हम खाएंगे, कहाँ से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ये समझ में नहीं आता। बाकी सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली जाके कह दिया कि 5% बच्चे सामान कहीं पहुंचा के फिर आना, तो यही है हमने। अभी फिलहाल अभी तो सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। दुख तो बहुत हो रहा है, क्या करना, कहाँ ले जाना है सामान। अब न घर छोड़ने का दुख तो हर किसी को होता है, दुख तो बहुत हो रहा है। सरकार के द्वारा कुछ आश्वासन वगैरह आप लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह कुछ दिया गया? अभी तो कुछ नहीं है मुआवजा। कितना नुकसान हुआ है आपका इस वक्त? नुकसान तो बहुत सारा हुआ है, पूरा घर तितर-बितर हो गया, पूरा परिवार। कितने कमरे टूटे हैं इस वक्त आपके? यहाँ पे 12 कमरे हैं, 6 दुकानें हैं, सब तितर-बितर हो गई हैं, सब टूट चुका है, कुछ भी नहीं रहा। जोशीमठ इस वक्त पूरी तरह से दरारों से घिरा हुआ है। जहां देखो बस मोटी मोटी दरारें देखने को मिलती है, जिस कारण जोशीमठ में लोग इन दरारों को लेकर काफी परेशान हो चुके हैं। यहां तक कि कई लोगों के आशियाने बर्बाद हो चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि जोशीमठ का एकमात्र तहसील भवन भी अब भूधसाव की जद में आने लगा है। यहां तो पूरे कार्यालय के बाहर ही दरारें आने शुरू हो चुके हैं। यहां तक कि तहसील कार्यालय के ठीक बाहर से फर्श भी उखड़ने लगे हैं, जिस कारण जोशीमठ में काफी हड़कंप मचा हुआ है। धरने में पिछले 2-3 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं और दिख रहे हैं हर दिन दरार पूरी चौड़ी हो रही है। और आज तो देखो, अब तो मेरे को लगता है शायद कि कल परसों में यहाँ से तहसील को भी हटाना पड़ेगा और ये अन्य लोगों के लिए भी धीरे धीरे खतरा हो रहा है। और सारी की सारी, पहले तो सरकार कह रही थी इतनी गंभीर नहीं, चिंता का कोई विषय नहीं है। आप देखो यहाँ पर नीचे लोक निर्माण का भवन था, सरकारी भवन, वो भी पूरा ध्वस्त कर दिया, उसको भी तोड़ दिया गया है। थाने की स्थिति देखो आप क्या है, थाने को भी अभी हमने सुना है कि उसको भी शिफ्ट करने की बात हो रही है। तो है कि पूरे शहर में दरारें आ रही हैं और उसके बाद अब ये तहसील परिसर जहां पूरा प्रशासनिक अमला बैठा हुआ है या उसका आना जाना है, वहां भी दरारें हैं। और ये दरारें काफी दिनों से दिखाई दे रही हैं, जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं।
लेकिन न तो शहर की दरारों को लेकर के, लोगों के घरों में आई दरारों को लेकर के प्रशासनिक अमला गंभीर है, और न यहाँ तहसील में जहाँ वो खुद बैठा हुआ है उन दरारों को लेकर के कोई गंभीरता नजर आती है। प्रशासन को ऐसे समय में जब दौड़ना चाहिए तो वो केवल कदम ताल कर रहा है, और इससे बहुत सारे लोगों की तमाम जीवन भर की जमा पूंजी तबाह होने को है, उनकी जिंदगियां दांव पर लगी हैं। ये बड़ी विडंबना है। जोशीमठ में आपदा के हालातों को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ में दरार वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है, वहीं 863 भवनों पर दरारें चिन्हित की गई। हालांकि पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हुई, 180 एलपीएम पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव ने यह भी बताया कि आवश्यकता पड़ी तो भराड़ी सेंड के होटल में जोशीमठ के प्रभावित को ठहराया जाएगा। वहां पर विधायक हॉस्टल और अन्य जो भवन बने हैं इनमें प्रभावित परिवारों की सहमति से उन्हें ठहराया जाएगा। रणजीत सिन्हा ने जानकारी दी कि भराड़ी श्रेणी में करीब 200 परिवारों को शिफ्ट किए जाने की क्षमता है। आपदा प्रबंधन सचिव ने यह भी बताया है कि अभी तक 261 परिवारों को अंतरिम तौर पर राहत धनराशि दी जा चुकी है। वहीं आपदा प्रभावितों के लिए प्री फैब्रिकेटेड भवनों को बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। रणजीत सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जोशीमठ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। इसमें देखिए, आज मेरी सीबीआरआई डायरेक्टर से बात हुई। एनडीएमए ने सीबीआरआई को नोडल बनाया हुआ है, राइट। नोडल जो सारे डिपार्टमेंट जितने भी एजेंसीज है सबके रिपोर्ट को एक साथ करके फिर उसको फाइनल रिपोर्ट एनडीएमए को सौंपेगी। एनडीएमए ने सीबीआरआई को कहा है कि आप जो भी उनकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है उसके आधार पे एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आप कंबाइन करके मुझे दे दीजिए। तो वो सबसे रिपोर्ट लेकर के जो भी जिसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है वो एनडीएमए को सौंपेंगे, फिर एनडीएमए उसका परीक्षण करके मुझे देगा। नहीं, कौन है प्रोफेसर साहब ये? क्या वो मौके पर जाकर विजिट किया है उन्होंने? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं। कोई भी अगर कान में किसी को बोल देता उस पर हम नहीं कह सकते कुछ, कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट के आधार पर कुछ कहते हैं तो वो एक सब्सटेंशियल होगा जिसपे कुछ कार्रवाई की जाएगी या कमेंट भी किया जा सकता है। देखिए, जो वो कह रहे हैं खर्चा आएगा तो करेंगे खर्चा, इसमें दिक्कत कहां? गोचर हुई थी, उसकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं है, 863 है। डिस्चार्ज आज थोड़ी बढ़ी है, 180 एलपीएम पाई गई है। जो परिवारों को विस्थापित किया गया उनकी संख्या 278 है और सदस्यों की संख्या 933। जो हमारे राहत शिविर चिन्हित है वो जोशीमठ में 656 कक्ष है, क्षमता 2940। पीपलकोटी में 491 कक्ष, क्षमता 2205। इसके अलावा जो हमने 1.5 लाख रुपये अंतरिम राहत वितरित की थी उसमें 235 परिवारों को 261 परिवारों को वितरित की जा चुकी है। यस, 261 और 3.45 करोड़। इसके अलावा जो टीसीपी तिराहे के उद्यान विभाग की भूमि पे जो मॉडल प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनने थे उसका कार्य शुरू हो गया और जल्दी पूर्ण हो जाएगा। ढाक जो तपोवन के साइड है, ढाक में प्री फैब स्ट्रक्चर के लिए संतलीकरण का कार्य और जो लेआउट प्लानिंग है उसका कार्य प्रारंभ हो गया है। तो इसके अतिरिक्त जोशीमठ एरिया में जो वहाँ हाई स्कूल के 395 बच्चे हैं और इंटर कॉलेज के 514 बच्चे हैं। चूंकि विंटर वेकेशन चल रहा है तो कोई समस्या नहीं है, अभी बच्चे तो स्कूल नहीं आ रहे, लेकिन स्कूल सेफ है तो उनके लिए कोई ऐसी समस्या नहीं। जब स्कूल खुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और आज मुख्यमंत्री जी ने विचार विमर्श के लिए बुलाया था।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हर्ष यादव ने देहरादून स्थित न्यायालय परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। बता दें कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि देहरादून जिले के अंदर आने वाले सभी न्यायालयों ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, चक्राता में 11 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे से शाम के 12 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फौजदारी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक समस्या, श्रम, भूमि अर्जन विवाद, दीवानी जैसे कई मामलों की सुनवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मामलों को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं वो 10 फरवरी तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में खुद या अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर अपने मामलों को रजिस्टर करा सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जो राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं उनके संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। तो आज की जो प्रेस वार्ता है इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारा वो 11 फरवरी 2023 को जो जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। खबर द्वाराहाट से है, जहां जिलाधिकारी वंदना ने द्वाराहाट चौखुटिया का निरीक्षण किया, साथ ही योजना का स्थलीय निरीक्षण कर भ्रमण किया, जनता की समस्याओं को सुना। सबसे पहले जिलाधिकारी वंदना ने ब्लॉक चौखुटिया के माध्यम से गांव भनोटिया में बनाए गए सोलर पंपिंग योजना का निरीक्षण किया। उसके बाद योजना से संबंधित अनुरक्षण और रखरखाव समेत विभिन्न जानकारियां ली। इस सोलर पंपिंग योजना पहल की सराहना करते हुए जिलाधिकारी ने योजना के अनुरक्षण को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का अनुरक्षण ग्राम सभा रोस्टर बनाकर करे। जिलाधिकारी ने विश्व बैंक की तरफ से बनाए जा रहे भटकोट झूला पुल का भी निरीक्षण किया, जहां जिलाधिकारी ने पुल के संबंध में विभिन्न जानकारियां ली और संबंधित अधिकारी को कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। खबर खटीमा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें, लोगों से ठगी करने वाला एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता में बताया कि सुरेश चंद्र ने तहरीर सौंपकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सरकारी नौकरी और संविदा पर घर के 10 लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर 36,50,000 रुपए अजय साहनी नामक युवक को दिए थे। उसके बाद आरोपी ने पैसों के बदले 10 लोगों को विभिन्न विभागों के फर्जी नियुक्ति पत्र दिए। जब ये लोग नौकरी करने विभिन्न विभागों में गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता लगा कि नियुक्ति पत्र फर्जी है। इसके बाद पीड़ितों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से कई फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी के साथ ही एक इनोवा कार मिली है, जिसमें उत्तराखंड सरकार का बोर्ड और हूटर लगाया हुआ था। बता दें कि पकड़े गए आरोपी पर पहले से 2 मुकदमे खटीमा में दर्ज है। नहीं हो पाई अभी तक मुलजिम को एसटीएफ भी नहीं गिरफ्तार कर पाई। तो हमने इसके पीछे पड़े क्योंकि मेरा एक प्राथमिकता था कि क्या बोलते हैं इसकी गिरफ्तारी हर हालत में होनी चाहिए करके। तो एक और आवादी भी था हमारे पास जिसने कुल मिला के कितने पैसा लिया था 35 लाख रुपए 35 लाख रुपए पे ठगी दे दिया था, मतलब ठगी कर देता, कैश दे देता। उसको क्या नौकरी दिया था इसने, मतलब क्या नौकरी बताया था? रेलवे में, एफसीआई में, एफसीआई में नौकरी लगाने का फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया था। ठीक है, तो इसी की एक और तहरीर लेकर हमने एक और एफआईआर पंजीकृत कराया था। उसमें पकड़ दकड़ की कार्रवाई लगातार चल रही थी। तो एक अच्छा एक नतीजा पड़ा कि भाई इस ब्लॉक मास्टर को हमने पकड़ लिया। तो कुर्दर पुलिस इन दिनों नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ अभियान चला रही है। अभियान को एसएसपी पौड़ी रेवता चौबे ने निर्देश कर चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में कुर्दार पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 लाख की स्मैक बरामद की। वहीं एसएसपी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहित नाम के युवक को 35 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे में एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। जो एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स है कोटद्वार में उसको सफलता हासिल हुई है। लगभग 35 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 4 लाख के करीब होगी, ये अभियुक्त जो मोहित है उससे बरामद किया है। और पूछताछ में यही पता चला है कि ये स्मैक जो है रामपुर बरेली से लेकर आ रहा था। जो इसमें मुख्य सप्लायर है उसके बारे में भी अभी पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो और तथ्य इंटरोगेशन में निकल के आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई।
वहीं अल्मोड़ा जनपद के विकास खंड लमगड़ा के 40 गांवों में जल संकट गहराया हुआ है, जबकि सरकार ने ग्रामीणों की जलापूर्ति के लिए करोड़ की कपिलेश्वर बानरी देवी पंपिंग योजना बनाई है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। घरों में नल तो विभाग ने लगा दिए, लेकिन उसमें पानी कहां से आएगा, इसकी कोई योजना नहीं बनाई गई है। वहीं जल संस्थान विभाग के अधिकारी शीघ्र पेयजल पूर्ति का भी दावा करते हैं। बता दें कि इस पेयजल योजना के अधूरे कार्य को पूरा कराया जा रहा है। लमगड़ा क्षेत्र में एक वृहद पंपिंग योजना है हमारी कपिलेश्वर बानड़ी देवी, जिससे कि लगभग 40 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। चूंकि ये काफी बड़ी स्कीम है, इसमें कुछ ऑगमेंटेशन के वर्क किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ गांवों में नए जलाशय और पंपिंग प्लांट्स की आपूर्ति की जानी है, जिससे कि पंपिंग के जो आर्स हैं उनको हम बढ़ा सकें, जिससे कि लोगों को पूरा मानकों के अनुरूप पानी मिल जाए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में ऐसा देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। Through constant